आगे देखिए, अगला जो आगे पॉइंट है अपना, W बराबर एफ एस, और उन दोनों के ऊपर जो निशान लगा हुआ है इसको बोलते हैं सदिश। ठीक है, W के ऊपर नहीं लगा हुआ है यानी यह है अदिश। ठीक है, यानी कार्य है यह अदिश राशि होती है, बल है सदिश राशि होती है, और विस्थापन है यह भी सदिश राशि होती है। सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती है, यानी वे राशियाँ जिनमें दिशा के साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, उनको सदिश राशियाँ कहते हैं, और वे राशियाँ जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, उनको अदिश राशियाँ कहते हैं। तो कार्य एक अदिश राशि है, कार्य है वो एक अदिश राशि है, जबकि बल और विस्थापन सदिश राशियाँ होती है। तो यानी ये राशि है, ये सदिश राशियाँ हैं। ठीक है, इनकी हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, एवं इसका मान धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। कार्य के बारे में लिखा है कि कार्य एक अदिश राशि है और इसका मान है वो धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है। यदि बल या बल का घटक विस्थापन की दिशा में हो तो कार्य धनात्मक होता है। ठीक है, तो कार्य का मान धनात्मक कब होगा, जब बल और बल का घटक दोनों ही, बल और बल का घटक या और विस्थापन दिशा में हो, यानी बल या बल का घटक वो विस्थापन की दिशा के अंदर ही होता है, तो कार्य का मान धनात्मक आएगा। यदि बल या बल का घटक विस्थापन की दिशा के विपरीत हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, और यदि बल या बल का घटक विस्थापन की दिशा के विपरीत हो तब किया गया कार्य है वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब इस कार्य को ज्ञात करने के लिए अलग अलग कंडीशन के अंदर इसके जो सूत्र इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो सूत्र देखो किस प्रकार उपयोग में लेते हैं अलग अलग स्थितियों के अंदर। पहली स्थिति क्या है, जब आरोपित बल एवं वस्तु में उत्पन्न विस्थापन एक ही दिशा में हो, यानी बल और विस्थापन दोनों ही एक ही दिशा के अंदर होते हैं, तो किया गया कार्य बल एवं विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी पहली स्थिति ये आ गई, बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक ही हो, बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक ही हो, एक ही तरफ हो, तो किया गया कार्य है वो बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 क्या है, जब बल की दिशा विस्थापन की दिशा के लंबवत हो तो थीटा 90 डिग्री होगा एवं कार्य का मान 0 होगा। यानी ये कोई भी बॉक्स है, अब बल की दिशा ये मान लेते हैं बल की दिशा है और ये है विस्थापन की दिशा। ठीक है, बल की दिशा और विस्थापन की दिशा। अब ये लिखा क्या है, जब बल की दिशा विस्थापन की दिशा के लंबवत हो, यानी बल की दिशा विस्थापन की दिशा की क्या है, लंबवत, यानी थीटा का मान लंबवत होगा तो कितना आएगा 90 डिग्री। जब थीटा का मान 90 डिग्री आएगा तो कार्य कितना होगा 0। ये याद रखना है सभी को। तो क्यों आएगा वो आप डायग्राम से समझ ही चुके हो, देखो सूत्र से और निकालते हैं। तो अब हमें पता है कि जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा अलग अलग है तो कार्य का मान बल की घटक से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो W बराबर एफ एस कोस थीटा सूत्र होता है अपना, W बराबर एफ एस कोस थीटा की जगह कितना आ जाएगा, कितना डिग्री है 90 डिग्री। अब कोस 90 का मान कितना होता है 0, कोस 90 का मान 0 होगा तो पूरी इक्वेशन है इसका मान भी क्या आ जाएगा 0। कंडीशन नंबर 3, जब वस्तु पर लगने वाला बल एवं विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो तो दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण होता है तो किया गया कार्य। अब देखो ये मान लेते हैं वस्तु है, इस वस्तु पर बल लगा रहे हैं इस तरफ से, प्रेशर इधर लग रहा है, बल की दिशा ये है और विस्थापन हो रहा है इसमें इस तरफ, विस्थापन हो रहा है इस तरफ। तो बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक दूसरे की क्या आ गई विपरीत, तो
तो बल की दिशा और विस्थापन की दिशा जब एक दूसरे के विपरीत हो तब W बराबर एफ एस कोस थीटा, और विपरीत होगी तब जो कोण बनेगा दोनों के बीच में वो इस प्रकार से बनेगा। इससे कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो कोस थीटा की जगह क्या लिखेंगे 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री का मान होता है -1। तो W बराबर क्या आ जाएगा -FS, यानी किया गया कार्य है वो ऋणात्मक होगा। तो जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है तो कार्य है उसका मान ऋणात्मक आता है। तो कार्य का मान क्या आएगा ऋणात्मक। तो ये कंडीशन है वो अलग अलग थी पहली, ठीक है। दूसरी कंडीशन वो इधर आपको पीछे वाले पेज पर लिखवाई थी, ये वाली थी दूसरी कंडीशन। जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों अलग अलग हो और उनके बीच में बनने वाला कोण थीटा हो, ये वाली कंडीशन थी ना। ये थी नंबर 2 कंडीशन। इसका सूत्र W बराबर एफ एस कोस थीटा होता है। कोस थीटा है ना और 90 डिग्री से कम हो तब का, ठीक है। तीसरी, जब कोस थीटा है उसका लंबवत हो, बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक दूसरे की लंबवत हो तब कार्य का मान 0, और जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तब कार्य का मान ऋणात्मक होगा। 5वीं कंडीशन देखो, कंडीशन नंबर 5, यदि m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरती है, यानी कोई भी m द्रव्यमान वजन दे रखा है वस्तु का m द्रव्यमान, और वो h ऊंचाई से पृथ्वी पर गिर रही है, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g के कारण वस्तु पर कार्यरत बल, यानी बल का मान है यहाँ पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण बल है, उस बल का मान आ जाएगा mg, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण गुणा वस्तु का द्रव्यमान, वो आ जाएगा बल का मान, ठीक है। विस्थापन हो जाएगा h। विस्थापन h कैसे होगा, देखो मान लेते हैं ये वस्तु है, ये यहाँ से नीचे की ओर गिर रही है, मान लो ये यहाँ समतल है, यहाँ पर गिरती है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो h है, और यही क्या होगा विस्थापन होगा, यानी h है वो ही किसके इक्वल होगा s के इक्वल होगा। तो इस स्थिति में कार्य का सूत्र क्या आएगा, देखो W बराबर होता है F का मान तो हो गया mg और S का मान हो गया h, तो W बराबर F की जगह mg लिखेंगे और S की जगह h लिखेंगे, तो W बराबर क्या आ जाएगा mg h। ये सूत्र कब लगेगा, जब पर्सन के अंदर या फिर हमें कभी किसी कंडीशन के अंदर कोई भी वस्तु दे रखी है वो ऊंचाई से नीचे गिराई जाती है, तो ऊंचाई से जब वो नीचे गिराई जाएगी तो उसका द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण और वस्तु की जो ऊंचाई है, जिस ऊंचाई से वो नीचे गिर रही है, वो उसके गुणनफल के बराबर कार्य का मान है वो आ जाएगा। फिर है कार्य का मात्रक। बल न्यूटन में व विस्थापन मीटर में व्यक्त करते हैं, यानी बल को तो न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो कार्य का मात्रक होगा जूल, यानी W बराबर F मल्टीप्लाई S, ये सूत्र है। F बल का मात्रक होता है न्यूटन, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, न्यूटन गुणा मीटर बराबर होता है जूल के। तो कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, यानी जूल बराबर न्यूटन गुणा मीटर। 1 न्यूटन बल से किसी वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होगा। तो ये 1 जूल की परिभाषा है कि 1 न्यूटन बल लगाकर अगर किसी वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य है वो 1 जूल के बराबर होगा। यदि बल डाइन एवं विस्थापन को सेंटीमीटर में दर्शाया जाए तो कार्य का मात्रक अर्ग होगा, यानी यदि बल को हम डाइन के अंदर और विस्थापन को सेंटीमीटर के अंदर दर्शाएं तो कार्य का मात्रक है वो आएगा अर्ग के अंदर, ठीक है। बल डाइन में और विस्थापन सेंटीमीटर में हो तो कार्य का मात्रक आएगा अर्ग में, ठीक है। बल को किस में ले, यानी न्यूटन को डाइन, न्यूटन बल का मात्रक डाइन ले और विस्थापन का मात्रक सेंटीमीटर लें, तब कार्य का मात्रक क्या आएगा अर्ग। यदि ये हो ही गया, यानी W बराबर एफ एस, एफ को डाइन और एस को सेंटीमीटर में लें, तब मात्रक क्या आएगा अर्ग। 1 जूल
की परिभाषा पढ़ी थी। एक जूल में 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर होते हैं, ये 1 जूल के बराबर होता है। 1 जूल बराबर 1 गुणा 10 की पावर 5 गुणा 1 गुणा 100 सेंटीमीटर। ये क्या है? 1 गुणा 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। 1 न्यूटन के अंदर 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, गुणा 1 ये आ गया। अब मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलते हैं तो कितने से गुणा होगा? 100 से। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो देखो क्या आएगा, 1 जूल बराबर 1 गुणा न्यूटन की जगह 10 की पावर 5 गुणा 1 गुणा मीटर की जगह आ गया 100 सेंटीमीटर। तो 1 गुणा 10 की पावर 5 और ये हो गई 10 की पावर 2। 10 की पावर 5 और गुणा 10 की पावर 2, इनको गुणा करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 और 2 7। तो 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि 1 जूल के अंदर कितने अर्ग होते हैं, तो वो आते हैं 10 की पावर 7 अर्ग। यदि सफर में जाते समय आप 12 केजी के थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर अपनी पीठ पर रखते हो, यानी वस्तु का थैले का द्रव्यमान है 12 केजी और उसको आप 1.5 मीटर ऊंचाई पर लेकर आपकी पीठ पर रख रहे हो, तो थैले पर किए गए कार्य की गणना करो और जी का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस प्रकार का जो प्रश्न आ गया कि थैले को उठा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दे क्या रखा है, हमें वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है। वस्तु का द्रव्यमान है 12 केजी, ऊंचाई वस्तु का द्रव्यमान m, ऊंचाई होती है h, वो होती है दे रखी 1.5 मीटर। गुरुत्वीय त्वरण g का मान दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कार्य W बराबर होता है mgh। W बराबर m का मान 12, g का मान 10 गुणा h का मान 1.5। तो 12 गुणा 12 गुणा 10 गुणा 1.5। 10 को 1.5 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएंगे, तो 12 गुणा 15 तो हो जाएगा 180 जूल। ये आ गया आंसर।